नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी अध्ययन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ शरद। आज हम लोग भारत के संवैधानिक विकास के भाग 1 को देखेंगे। वर्ष 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 15 वर्षों का व्यापारिक अधिकार लेकर ब्रिटेन से भारत की ओर आती है और भारत में अपने व्यापार की शुरुआत करती है। लेकिन व्यापार करने के दौरान जब वो अपना राजस्व धन को प्राप्त करती है तो वो धीरे धीरे सैन्य शक्ति भी बढ़ाने लगती है। 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अब कंपनी के इरादे निश्चिंत हो गए थे कि वो भारत के साथ केवल व्यापार नहीं करना चाहती है बल्कि भारत पर शासन भी करना चाहती है। भारत के संवैधानिक विकास को मूलतः हम लोग 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला भाग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन यानी कि कंपनी का शासन, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अधीन या सम्राट का शासन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक का जो भारत का संवैधानिक विकास है वो कंपनी का शासन कहा जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति के पहले जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। और जैसे ही 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन लेकर किसको सौंप दिया गया था? ब्रिटिश क्राउन को या ब्रिटिश के सम्राट को। बक्सर और प्लासी का युद्ध जीतने के बाद अब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन की दिशा में आगे बढ़ रही थी। तो उसके द्वारा जो शासन की दिशा में उठाया गया पहला कदम था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो प्रावधान किए वो ये थे कि अब उन्होंने बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया और बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की गठन कर दिया, जो किसकी सहायता करती थी? बंगाल के गवर्नर जनरल की। इस प्रकार बनने वाले बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग, जिनका कार्यकाल रहा था 1773 से लेकर 1785 थे। अब दूसरा जो परिवर्तन किया गया वो ये था कि बंगाल के गवर्नर के अधीन बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को कर दिया गया, अर्थात वर्तमान जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनके अधीन बम्बई और मद्रास के गवर्नर क्या करेंगे? कार्य करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो तीसरा परिवर्तन देखा गया वो ये था कि भारत में अब एकीकृत न्याय प्रणाली की शुरुआत हुई, अर्थात उच्चतम न्यायालय की क्या हुई? स्थापना कलकत्ता में 1774 में। वर्तमान उच्चतम न्यायालय से ये न्यायालय भिन्न था, लेकिन फिर भी हमारी जो कोर्ट सिस्टम है उसकी शुरुआत यहीं से कह सकते हैं हम लोग कि 1774 से। तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय बना, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्फे और 3 अन्य न्यायाधीश थे चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। इसके बाद एक और प्रावधान इस एक्ट के माध्यम से किया गया था वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या 24 सदस्यीय कार्यकारिणी की स्थापना। दरअसल ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे हाथों से निकल सकती है, तो इस पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 24 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया था, जिसे क्या गया था? कोड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी पर क्या रखती थी? नियंत्रण रखती थी। ठीक है, तो इसमें मेनली इम्पोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट और उच्चतम न्यायालय। 3 प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं वो ये कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, और कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई। ये 3 प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट जो इस एक्ट के माध्यम से पूछे जाते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अगला जो एक्ट था वो है हमारा इंपॉर्टेंट एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा जो भारत में द्वैध शासन की क्या हुई थी? शुरुआत। द्वैध शासन की शुरुआत इसलिए क्योंकि कंपनी पहले केवल क्या करती थी? व्यापार करती थी, लेकिन चूंकि अब कंपनी जो है व्यापार के साथ प्रशासन भी करने लग गई थी, इसलिए कंपनी के लिए ज़रूरी था कि वो व्यापारिक मामलों के साथ साथ राजनीतिक मामलों का भी क्या रखें? ध्यान रखें। तो कंपनी के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए नियुक्त किए गए थे। इसके पहले वाले एक्ट में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की की गई थी नियुक्ति, लेकिन अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी हो गए थे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए।
इन दोनों को एग्ज़ाम्स में सीधे सीधे पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किन मामलों के लिए बनाए गए थे। तो आप ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए। दूसरा आता है कि भारत में अब तक जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को इससे पहले तक ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र नहीं कहा जाता था, लेकिन पहली बार इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। देखते हैं हम अगला अधिनियम 1793 का चार्टर अधिनियम। कुल मिलाकर 4 चार्टर अधिनियम बनाए गए थे, 1793, 1813, 1833 और 1853। इन चारों चार्टर अधिनियम में एक कॉमन बात यह है कि इन चारों के बीच में 20 वर्षों का गैप है। तो अगर आप कभी ये आपको वर्ष याद नहीं रहे तो आपको इतना याद रखिए कि पहला 1793 में बना था, उसमें आप 20-20 प्लस करते जाइए। 1793 + 20 1813, उसमें +20 1833 और आखिरी 1853 का चार्टर अधिनियम था। तो इस चार्टर अधिनियम के माध्यम से जो बदलाव किए गए तो पहला हम लोग देखते हैं कि व्यापारिक एकाधिकार यानी कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाए गए। देखिए इस शब्द को हम लोग समझ ले पहले। यहाँ पर लिखा है व्यापारिक एकाधिकार। तो व्यापारिक एकाधिकार का तात्पर्य ये है कि ब्रिटेन की तरफ से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करेगी अगले 20 वर्षों तक, और दूसरी कोई भी कंपनी भारत में व्यापार के लिए नहीं आ पाएगी। अगला है भारतीय राजस्व से वेतन का भुगतान। तो इस 1793 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के माध्यम से ये व्यवस्था की गई थी, अब कंपनी के कर्मचारियों का जो वेतन का भुगतान होगा वो कहाँ से किया जाएगा, भारतीय राजस्व से किया जाएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों को याद रखना है कि 1793 के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए क्या गया था, बढ़ाया गया था, और भारतीय राजस्व से वेतन देने की भुगतान की गई थी। किसके माध्यम से, 1793 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको और अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई बम्बई और मद्रास के गवर्नरों के ऊपर। अर्थात अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उस पर जो उसके पास जो नियंत्रणकारी शक्ति थी वो पहले की तुलना में ज़्यादा हो गई थी। तो इस तरीके से हम लोग इस चार्टर अधिनियम को याद रख सकते हैं कि इनमें चारों में कितना गैप है, 20 सालों का। चलिए अब हम लोग देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। तो इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, लेकिन साथ ही साथ कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त। देखिए 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी, और औद्योगिक क्रांति के शुरू होने के साथ ही वहाँ पर जो औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ने लगे थे, और उन औद्योगिक उत्पादनों को बेचने के लिए उन्हें बाजार की आवश्यकता थी। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को ब्रिटिश सरकार ने खत्म कर दिए और केवल 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान किए। अर्थात अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही ब्रिटेन की कोई भी कंपनी और कोई भी व्यापारी जो है भारत के साथ व्यापार कर सकता था। चाय और चीन, अर्थात चाय के व्यापार और हमारे पड़ोसी देश चीन के साथ व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अब भी क्या रहा, बना रहा। शिक्षा पर 1 लाख प्रतिवर्ष का खर्च, तो ब्रिटिशर्स द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च करने का वादा किया गया था ताकि वो भारतीयों के दिल में जगह बना सके। हालांकि ऐसा कोई उनका उद्देश्य नहीं था कि वो कोई भारतीयों को पढ़ा लिखाना चाहते थे और कोई बुद्धिजीवी बनाना चाहते थे, ऐसा कोई उनका मकसद नहीं था, लेकिन केवल ये था कि भारतीयों के दिल में किसी तरह जगह बनाई जाए। तीसरा है ईसाई मिशनरियों का भारत में धर्म प्रचार की छूट। तो इस एक्ट के माध्यम से जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ ये था कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई, जिसके बाद भारत में जो है ईसाई धर्मावलंबियों के संख्या बढ़ी, और ईसाई मिशनरीज के धर्म प्रचार करने से यहाँ पर जो है ईसाई शिक्षा, यूँ कहे कि ईसाई धर्म की शिक्षा जो भारत में अब आने लगी थी। इसके बाद आता है व्यक्तियों पर कर लगाने की छूट। तो इस अधिनियम के द्वारा स्थानीय सरकारों को ये छूट दी गई थी कि वो किसी व्यक्ति पर कर लगा सकती है, और यदि कोई व्यक्ति कर न दे तो उसे दंड भी दे सकती है। चलिए अगला अधिनियम हम लोग देखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पुनः कितने सालों के लिए बढ़ा दिया, 20 सालों के लिए। लेकिन कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जो इसके पहले हमने 1813 का अधिनियम देखा था
उसमें व्यापारिक एकाधिकार चाय और चीन पर था, लेकिन अब व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः क्या कर दिया गया, समाप्त। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, अर्थात अब कंपनी जो है पूरे भारत पर प्रशासन के लिए क्या थी, लगभग तैयार थी। तो बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। और भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी कौन हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यदि आपसे ये पूछा जाएगा तो भी इसका जवाब ये होगा, अगर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो भी कौन होंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद इसमें प्रावधान किया गया सिविल सेवकों के लिए खुली भर्ती परीक्षा का आयोजन। दरअसल इसके पहले भी सिविल सेवकों की भर्ती परीक्षा होती थी, लेकिन वो खुली भर्ती नहीं होती थी, वो जातिगत आधार पर भर्ती होती थी। वहाँ पर कास्ट सिस्टम था, उसके हिसाब से भर्ती की जाती थी, लेकिन अब जो है वो खुली भर्ती परीक्षा आयोजित होने लगी थी। इसके बाद गवर्नर जनरल परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति, और प्रथम विधि सदस्य कौन बने, लॉर्ड मैकाले। तो गवर्नर जनरल की परिषद में अब विधि पर राय और वोट देने के लिए किसकी नियुक्ति हो गई थी, प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की। लेकिन जब प्रथम बार लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य बने थे तो इन्हें सलाह देने का भी अधिकार नहीं था और वोट देने का भी अधिकार नहीं था, ये केवल नाम मात्र के विधि सदस्य थे। इस 1833 के अधिनियम के द्वारा जो सबसे बड़ा काम हुआ वो ये था कि 1843 में दासता का अंत हो गया, यानी कि इसके पहले हमारे देश में जो दास प्रथा चली आ रही थी वो पूर्ण तरीके से क्या हो गई, समाप्त हो गई। उस पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ये किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा से प्रावधान किया गया था। 1833 से लेकर 1843 तक लगभग 10 साल लगे इसको सुधार करने में, लेकिन फाइनली 1843 में दासता का क्या हो गया, अंत हो गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि दासता का अंत कब हुआ, 1843 में, और ये किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड एलनबरो के द्वारा।